नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। कोरोना के आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन खतरा अब भी बरकरार है और सही जानकारी और प्रोटोकॉल का पालन ही आपको इस बीमारी से बचा सकता है। महामारी के दौर में वैक्सीन आपके जीवन के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा, इसलिए आपसे अपील है कि जब भी आपको वैक्सीन मिले आप वैक्सीन जरूर लगवाएं। हम लगातार आपको अपने इस खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर के जरिए सही जानकारी मुहैया करा रहे हैं। आपके पास भी अगर कोई सवाल है या फिर कोई शंका जो आपको परेशान कर रही हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इस खास कार्यक्रम में एक्सपर्ट डॉक्टर्स की पूरी टीम मौजूद है जो आपके तमाम सवालों का जवाब देंगी। तो फिर देर किस बात की, फोन उठाइए, कॉल लगाइए और समाधान पाइए। तो सावधानी और सतर्कता से आप किसी भी मुसीबत में फंसने से या पड़ने से पहले बच जाते हैं, और वो जानकारी आपको सही वक्त पर सही जरिए से मिले, ये कोशिश हमारी है। हमारे साथ इस वक्त गेस्ट पैनलिस्ट जो जुड़े हुए हैं उनका तारुफ मैं आपसे कराते चलूं। डॉक्टर मनीष मंडल अधीक्षक हैं IGIMS पटना में, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर संगम झा गायनेकोलॉजिस्ट एम्स पटना हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है मैम। डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी सर्जन है रेलवे अस्पताल दिल्ली में, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मेरा सवाल डॉक्टर संगम झा आपसे होगा, क्योंकि जब भी बात कोरोना की हो रही है तो उसमें एक ऐसा ग्रुप है जो इस बात से ज्यादा परेशान है कि उसे वैक्सीन नहीं लग रही है, वो है जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं। ऐसे में वो प्रेग्नेंट लेडीज क्या एहतियात बरत सकती हैं, क्या कुछ कर सकती हैं प्रिकॉशनरी, जिससे वो बिना वैक्सीन लिए भी जब चूंकि वो प्रेग्नेंट है वो सुरक्षित रह सकती हैं, एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती हैं। डॉक्टर संगम झा जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि बहुत सारी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जिनके मन में ये सस्पिशन रहता है कि मुझे वैक्सीन लगेगा कि नहीं लगेगा, और अगर नहीं लगता है तो फिर मैं प्रोटेक्टेड नहीं हूँ। तो इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है। जैसे प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो मास्क पहने, सैनिटाइज करें, हाथों को भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से परहेज करें, और जो भी प्रिकॉशन है बोले, अगर घर में कोई बीमार है, सर्दी खांसी है, किसी को हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और घबराएं नहीं, क्योंकि अभी तक जितने भी डाटा हमारे पास अवेलेबल है उसमें इन्फेक्शन मां से गर्भ में पल रहे बच्चे को जाने का खतरा बहुत ही कम रहता है। तो इसलिए ज्यादा घबराना नहीं है, और जो हम जनरल आम आदमी को एडवाइस देते हैं वही प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी वही है। बिल्कुल। तो देखिए, आप इस वक्त जो कोरोना प्रोटोकॉल है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको अगर अप्लाई करते हैं, उसके साथ आप चलते हैं तो आप ऐसे भी प्रोटेक्टिव रहते हैं, बचे हुए रहते हैं। और इस वक्त सबसे ज्यादा ध्यान प्रेग्नेंट लेडीज को रखने की है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ के हैं, पारुल। आप अपना सवाल पूछिए। हेलो, आप अपना सवाल पूछिए पारुल। मेरा सवाल है, मैं 30 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हो गई थी जी, और 5 मई को निगेटिव रिपोर्ट मिला, फिर निगेटिव हो गया, तो मैं वैक्सीन कब ले सकती हूँ, पहला डोज? डॉक्टर मनीष मंडल, आप इन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? अभी के जो रिपोर्ट्स हैं, जो ICMR का गाइडलाइन है, मिनिमम 1 मंथ है और 1.5 महीना अप्रोप्रिएट रहेगा इनके लिए, ताकि इनकी अपनी जो इम्यूनिटी है वो भी आ जाए, और इसके साथ जो वैक्सीन लेंगे वो एडेड बेनिफिट इनके लिए हो जाएगा। तो मिनिमम 1 महीना, मैक्सिमम जो है वो 2 महीने तक का समय है ये भी। बिल्कुल। तो देखिए, आप मिनिमम जिसका जिक्र भी कर रहे हैं डॉक्टर मनीष मंडल के
1 महीने के बाद आप पहली डोज ले सकती हैं, या मैक्सिमम अगर आप उसे एक्सटेंड करती हैं तो वो 2 महीने का वक्त होता है। इस दरमियान आपको वैक्सीनेट लेकिन ज़रूर होना है। वैक्सीनेशन जो है वो आपको सुरक्षा प्रदान करता है, आपके ऊपर एक शील्ड का काम करता है, आपको किसी भी इन्फेक्शन लेवल में कैजुअलिटी पर जाने पे या फिर हायर इन्फेक्शन लेवल से बचाता है, और ये बहुत ज़रूरी और ख़ास हो जाता है सभी के लिए। डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, सवाल ले उससे पहले एक हमारे साथ कॉलर जुड़ के हैं, चंदन बेगूसराय से। चंदन, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, मुझे पूछना था कि हमें जैसे एलर्जिक हिस्ट्री है, एलर्जिक राइनाइटिस का प्रॉब्लम है और आईजी का लेवल बढ़ा हुआ आता है, तो मतलब वैक्सीन लेना सेफ है कि नहीं? डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, क्या सजेस्ट करेंगे आप इन्हें? नहीं, कोई भी एलर्जिक राइनाइटिस है तो भी आप वैक्सीन ले सकते हैं। वैक्सीन को एलर्जिक राइनाइटिस या नोज थ्रोट इनसे कोई लेना देना नहीं है। इवन अगर मैं बताऊं तो जिसको भी खास करके साइनसाइटिस है, एलर्जिक राइनाइटिस है, दमे की बीमारी है, इन लोगों को वैक्सीन लेना और ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन लोगों के इन तरह के पेशेंट को अगर इन्फेक्शन होते हैं तो ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो इसलिए कोई भी पेशेंट लंग की बीमारी को हो, हार्ट की बीमारी को हो या फिर एलर्जिक राइनाइटिस का हो, तो उनको वैक्सीन जरूर से लगवाना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, आपको किसी डायलेमा में रहने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज़न में रहने की ज़रूरत नहीं है, और किसी भ्रम में भी मत पड़िए कि क्या आप वैक्सीन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। आप ज़रूर वैक्सीनेट हों, और चूज करने की भी ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास यही ऑप्शन। एक बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे जी डॉक्टर मनीष, कि जिस दिन उन्हें वैक्सीन लेना है उस दिन सिम्टम्स नहीं होनी चाहिए जी। हाँ, अगर कोई साइनसाइटिस का पेशेंट है तो जिस दिन वो वैक्सीन लेने जा रहा है, या कोई दमे का मरीज है उस दिन दमा उसको हो गया, तो वैसे मरीजों को उस दिन वैक्सीन नहीं लेना है। जिस दिन वो वैक्सीन ले उसके सिम्टम्स कंट्रोल रहना चाहिए। बिल्कुल, तो ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल, डॉक्टर विश्वनाथ भी कह रहे हैं, डॉक्टर मनीष भी कह रहे हैं, वैक्सीनेट होना तो बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप जिस दिन वैक्सीन लेने के लिए जा रहे हैं, आपको डेट लेने के लिए मिली हुई है, उस दौरान आप जरूर देखें कि आपको कोई तकलीफ ना हो रही हो, कोई सिम्टम ना हो। डॉक्टर विश्वनाथ कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं। हाँ, मैं बोलना चाहूंगा कि कोई भी तरह की एक्यूट इलनेस, जैसे कि आपको कोई हाई ग्रेड फीवर है या कोई भी एक्यूट बीमारी हो, तो उस समय वैक्सीन नहीं लेना है। वैक्सीन लेने के पहले आप बिल्कुल सिम्टम फ्री होना चाहिए, और खास करके कोई भी तरह की भी, जैसे हार्ट की बीमारी है, एक्यूट एक्सर्वेशन कोई भी बीमारी का हुआ है, तो उस दौरान वैक्सीन नहीं लेना है। आपको बिल्कुल सिम्टम फ्री और हेल्दी रहने के बाद ही वैक्सीन ले सकते हैं। बिल्कुल, तो जिस वक्त आप वैक्सीन लेने जा रहे हैं उस वक्त आपको ये जरूर जानना और समझना होगा कि उस दौरान आप किसी तरह की समस्या से न जूझ रहे हो। अगर आपको पहले से अगर लग रहा है कि वायरल फ्लू है, या फिर आपको कोल्ड है, कफ है, या फिर एलर्जिक कोई भी इश्यूज उस वक्त आपको नजर आती है, तो पहले आप उसे ठीक कर लें, स्वस्थ हो जाएं, और उसके बाद आप वैक्सीन जरूर लें। हमारे साथ एक कॉलर पटना से जुड़ के हैं, आनंद। आनंद, आप अपना सवाल पूछिए। ऐसा है कि हमारी पत्नी हार्ट की रोगी हैं जी, तो उनको वैक्सीन पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता है? ऐसे तो ये सभी लोगों को एडवाइजेबल है, फिर भी मैं चाहूंगी कि डॉक्टर मनीष मंडल आप इन्हें सजेस्ट करें कि अपनी वाइफ को लेकर थोड़े परेशान हैं। नहीं, आप बिल्कुल ले सकते हैं। हार्ट की बीमारी कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें वैक्सीन नहीं लेना है, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि उस दिन उन्हें कोई सिम्टम हार्ट की नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो वो पहले उसको कंट्रोल कर लें, फिर वैक्सीन लें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसे में कई लोगों के सवाल ये भी आते हैं सामने कि अगर हम बीपी के मरीज हैं, अगर हम शुगर के मरीज हैं, तो क्या हम उस दिन दवा का सेवन कर सकते हैं? क्या हम वो दवा ले सकते हैं? क्या तब हम वैक्सीन लेने के लिए जाएं, या उस दिन हमें दवा नहीं लेनी चाहिए? ये कंफ्यूजन भी लोगों के मन में बना हुआ है। नहीं, जिस बीमारी के लिए वो दवा ले रहे हैं उसकी दवा जरूर लेनी चाहिए, और बिना दवा लिए नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये कॉन्ट्राइंडिकेशन इस बीमारी में नहीं है कि मान लीजिए किसी भी बीमारी से आप पहले से पीड़ित हैं तो वो बीमारी के इलाज में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, और इलाज के दौरान ही आप इसको ले सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि उस दिन उसे सिम्टम फ्री होनी चाहिए।
तो आप ये इन तमाम चीज़ों को अपने दिमाग में ज़रूर ध्यान में रखें, ज़रूर बैठा लें कि अगर आप किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं या फिर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, दवाओं को आपको नहीं रोकना है, दवाओं को आपको लेना है। आपको सावधानी हालांकि वैक्सीन लेने से पहले भी और वैक्सीन लेने के बाद भी ज़रूर बरतनी है। हमारे साथ एक कॉलर झारखंड रांची से जुड़ गए हैं, चंद्रकिशोर। चंद्रकिशोर, आप अपना सवाल पूछिए। मैडम, हम जानना चाह रहे हैं कि हम फर्स्ट डोज को वैक्सीन लिए और चूंकि हमको बाहर जाना है विदेश में, तो क्या कोवैक्सीन का बाहर में कोई उसका मान्यता नहीं है? हम दूसरा ले सकते हैं क्या, कोविशील्ड वगैरह? डॉक्टर संगम झा, आप क्या सजेस्ट करेंगे इन्हें? कोवैक्सीन इन्होंने ले लिया है, दूसरा डोज जब रेकमेंडेड है 4 to 6 वीक बाद तब ले लेना है। अगर उसके पहले वो जा रहे हैं तो जो भी डोज लेकर जाएंगे, तो जो भी वैक्सीन ले रहे हैं उसका 2 डोज लेना जरूरी है। नहीं डॉक्टर संगम, इनका सवाल ये है कि इन्होंने कोवैक्सीन ली हुई है और दूसरा डोज क्या ये बदल सकते हैं क्या? क्योंकि इनको इस बात की परेशानी है कि बाहर जाने पर जिस विदेश की यात्रा चूंकि इन्हें करनी है तो कोवैक्सीन को लेकर कोई इश्यूज तो नहीं होंगे क्योंकि उसकी मान्यता नहीं है, ऐसा कुछ इनका सवाल था। वहां पर कोवैक्सीन की दूसरी डोज उन्हें नहीं मिलेगी, तो वैसे स्थिति में क्या विकल्प है? देखिए, ऐसा है कि आजकल बहुत सारे कंट्रीज बिना वैक्सीनेशन के एंट्री दे ही नहीं रहे जी। तो इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये अपने सेंटर से बात करें और दोनों वैक्सीन लेके ही जाएं, क्योंकि हो सकता है कि इन्हें एयरपोर्ट से भी लौटा दे। वैक्सीन बिना लिए बहुत कंट्रीज अलाउ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्या ये विकल्प भी अभी इंडिया में मौजूद है क्या कि अगर आपने एक को वैक्सीन ली हुई है तो आप दूसरी क्या स्पुतनिक ले सकते हैं, फाइजर ले सकते हैं या फिर कोविशील्ड ले सकते हैं? ये विकल्प क्या इंडिया में अभी अवेलेबल है क्या? अभी तक के गाइडलाइंस, चाहे वो आईसीएमआर की गाइडलाइन या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन हो, इस चेंज करने का कोई स्कोप अभी नहीं है। जिसने जो वैक्सीन ली है उस वैक्सीन का जो डोज है और ड्यूरेशन है उसको फॉलो करना, इसमें अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई चेंज नहीं है। बिल्कुल, तो ये इस बात को मैं चाहूंगी कि जो कॉलर थे वो जरूर ध्यान में रखें, जो डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं, और इस वक्त ये तमाम दूसरी कंट्रीज में यात्रा करने वाले लोगों पर एक बराबर ही एप्लीकेबल हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए और जानकारी के साथ वो अपनी यात्रा की शुरुआत करें। हमारे साथ एक कॉलर पूर्णिया से इशरत जुड़ गई हैं। इशरत, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो मैम, आप अपना सवाल पूछे। मैम, ये हम उनका लड़का बोल रहे हैं मैम, रहे हैं मैंने अपनी वाइफ को वैक्सीनेशन दिलवा दिया था, उसके बाद पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तो कोई दिक्कत है मैम? डॉक्टर संगम झा से मैं इसका जवाब लेना चाहूंगी। डॉक्टर संगम झा, आपने इनका सवाल सुना होगा। जी, जनरली अभी तक जितने भी डाटा हमारे पास हैं, जिन्होंने प्रेग्नेंट महिलाओं ने जिन्होंने वैक्सीन ले लिया है एक्सीडेंटली लेने के बाद उन्हें पता चला प्रेग्नेंट है, उसमें अभी तक कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। तो हमारे पास डाटा अभी लिमिटेड है, आ रहे हैं और डाटा, तो अभी तक जितने भी आए हैं उसमें कोई साइड इफेक्ट या बच्चे के ऊपर कोई असर नहीं दिखा है, तो वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं। मैम, लेकिन ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि पहला डोज तो जब उन्होंने ले लिया था उसके बाद उन्हें जानकारी हुई कि वो प्रेग्नेंट हैं, लेकिन क्या अब वो दूसरा डोज ले सकती हैं या फिर अब उन्हें दूसरा डोज को लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे उसे स्टॉप कर दिया जाए? नहीं, देखिए, अभी तक हमारे पास जितने डाटा हैं या जो अभी नया स्टडी इनरोल किया है ऐसे प्रेग्नेंट महिलाओं को, उनको 2 डोज दिया जा रहा है और कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। तो वैसे वो ले सकती हैं दूसरा डोज, ऐसा कुछ अभी तक कोई खतरा अभी तक हमारी स्टडी में नहीं दिखा है। तो अगर एक ले लिया है तो दूसरा लिया जा सकता है। बिल्कुल, मैं इसी सवाल का जवाब डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी आपसे भी जानना चाहूंगी कि जो जिस एक्सीडेंटली की बात चल रही है, चूंकि हम ऐसे तो एडवाइस कर रहे हैं सभी जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं कि वो इस पीरियड को अवॉइड करें वैक्सीनेट होने से और उसके बाद ही वो वैक्सीन लें, लेकिन अगर इस दौरान किसी ने वैक्सीन ले लिया तो क्या उसके लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो दूसरी डोज ले, या फिर वो नहीं भी लेंगे तब भी काम चलेगा?
वो इसके बावजूद भी उतने ही प्रोटेक्टिव हैं? नहीं भी लेंगे तो काम चलेगा। ICMR गाइडलाइन के अनुसार या फिर वो नहीं भी लेंगे तब भी काम चलेगा, उसके बावजूद प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के दौरान सेफ नहीं है। सो अगर एक्सीडेंटल सिंगल डोज ले भी लिए हैं तो वो अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल, तो उन्हें अवॉइड करना चाहिए। जो भी इशरत, अगर आप सुन रहे होंगे जवाब, तो आपके लिए एडवाइजेबल डॉक्टर्स यही बता रहे हैं कि आप दूसरे डोज को अवॉइड कर दीजिए। और मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा और प्रिकॉशन लेना है तो एक ब्लड में एंटीबॉडी टेस्ट होती है जो अभी इजीली अवेलेबल है। कोविड एंटीबॉडी टेस्ट करा सकते हैं, और कोविड एंटीबॉडी अगर जो सेकेंड वेव आया है इसमें 90% लोगों में ऑलरेडी ज्यादा है। तो अगर कोविड एंटीबॉडी ऑलरेडी आपके उसमें ज्यादा है तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर सेकेंड डोज को अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल, तो इशरत, आपके काम आई होगी ये जानकारी जो डॉक्टर्स आप तक पहुंचा रहे हैं, तो इसके अनुरूप ही आप अपना व्यवहार बनाकर रखें। हमारे साथ एक कॉलर पटना से जुड़ गए हैं इस वक्त, कृष्ण मुरारी। कृष्ण मुरारी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, हेलो, आप अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर सवाल है, 7 अप्रैल को कोविड लिया था वैक्सीन जी, तब के बाद मतलब 42 दिन के बाद बुलाया गया था। हम गए तो वहाँ पर मतलब बोला कि हमारे यहाँ नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल में पड़ेगा जी, कोई तरह का दिक्कत नहीं ना है। डॉक्टर मनीष मंडल, इनका सवाल ये है, शायद ये जानना चाह रहे हैं कि पहली डोज ले ली थी, लेकिन उसके बाद जब दूसरी डोज के लिए 40 दिनों के बाद जब ये पहुंचे जिस सेंटर पे इन्होंने पहली डोज ली थी, तो वहां पर कहा गया कि अवेलेबिलिटी नहीं है। तो क्या वक्त अगर थोड़ा एक्सटेंड हो जाए, बढ़ जाए, तो कोई परेशानी तो नहीं होगी? मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरकार ने अभी जो निर्णय लिया है, सेकेंड डोज 84 डेज के बाद लेनी है मिनिमम। तो कम से कम 84 दिन इनके पास है फर्स्ट डोज से सोचने समझने का, और 84 दिन से लेके 30 दिन के अंदर उसके, तो उतना समय इनके पास है। 84 + 30 इसमें ले सकते हैं। और अगर किसी सेंटर पे नहीं उपलब्ध है तो किसी दूसरे सेंटर पे जहां इन्होंने जो वैक्सीन लिया है वही लेना। बिल्कुल, तो देखिए, मन में इस बात को भी रखने की या शंका को रखने की जरूरत नहीं कि अगर आपने जिस सेंटर पर जाकर वैक्सीन लिया था उसी सेंटर पर आप जाकर दूसरी बार भी वैक्सीन लेंगे। अगर आप बिहार में हैं तो बिहार में ही आपको दूसरी डोज लगेगी। आप किसी भी स्टेट में पहुंचे, अगर आपको पहली डोज अपने स्टेट में लगे या दूसरे स्टेट में जाते हैं किसी भी कारणवश, तो आप वहां पर दूसरी डोज जिसको आपने पहली डोज में लिया हुआ है उसी कंपनी की दूसरी डोज को आप जरूर लगवाएं। इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। जैसा डॉक्टर मनीष मंडल भी लगातार बता रहे हैं कि 84 दिनों का गाइडलाइन के तहत ही सरकार ने आपको वक्त दे दिया है, इसके बावजूद 30 दिन और एक्सटेंड किए जा सकते हैं। आपके अंदर एंटीबॉडी बनती है, वो आपको सुरक्षित रखती है, और ऐसे में आपको घबराने की या पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये तमाम जानकारियां देखिए आपको रखनी जरूरी है। आपको ये जानना जरूरी है कि आपने किस कंपनी की वैक्सीन ली है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने उसकी पहली डोज ली है तो दूसरी डोज आपको कितने दिनों के बाद लगेगी। हालांकि अब गाइडलाइंस में थोड़ी तब्दीली भी की गई है। डॉक्टर मनीष मंडल से मैं जानूंगी, लेकिन इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मिथिलेश मुंगेर से। मिथिलेश, आप अपना सवाल पूछिए। मिथिलेश, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए, तो लगता है आवाज उन तक हमारी नहीं पहुंच रही है। डॉक्टर मनीष मंडल, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि कई लोगों के मन में शंका इस बात को लेकर भी है कि कोवैक्सीन की जो रेट है लोगों को प्रोटेक्ट करने की, उसके कंपैरेटिवली कोविशील्ड ज्यादा इफेक्टिव है क्या, उसके कंपैरेटिवली स्पुतनिक, और उससे ज्यादा कहीं फाइजर अगर बेहतर है, तो फिर क्या हमें इंतजार करना चाहिए, हमें रुकना चाहिए, हमें उसका इंतजार करके तब जाकर वैक्सीनेट होना चाहिए? ये भी शंकाएं लोगों के मन में है। क्या आप उन्हें बताना चाहेंगे, क्या उन्हें आप सलाह देंगे? नहीं, बहुत ही क्लियर है ये कि जो हमारी दोनों वैक्सीन है, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, ये पूरे भारतवर्ष में हर स्टेट में टेस्टेड है। हर स्टेट के हर तबके के लोगों को इसमें लिया गया है, और हमारे खान पान, हमारे परिवेश, हमारा वातावरण में ये टेस्टेड है।
तो इसमें कोई तरह की शंका नहीं है, दोनों ही इक्वली इफेक्टिव हैं। और इसमें यह नहीं है कि जो विदेश में बना है वो ज्यादा अच्छा है और जो हमारे देश में बना है वो खराब है या वो कम काम करता है। कोई इसमें भ्रांति नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में जो हमारे साइंटिस्ट ने हमारे ही लोगों पे रिसर्च करके बनाया है, तो ये फुल प्रूफ है, बिल्कुल बिना कोई भेदभाव के इनको अपना ही चीज लेना क्या चाहिए। दवाओं को लेकर के इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत कार्य करता है? क्योंकि अगर हमारे कंट्री में स्वनिर्मित जो वैक्सीन है वो हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से, हमारे लोगों के खान पान के हिसाब से, उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से, उनकी क्षमता के हिसाब से उन पर टेस्टेड की गई होंगी, हमें उन पर ज्यादा विश्वास करना चाहिए बनिस्बत कि हम ये सोचें कि दूसरी कंट्री में वैक्सीन की अगर जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा बेहतर होगी, लेकिन वो हमारे क्लाइमेट पर सूट करती है या नहीं करती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा रोल है इसका। हमारे लोगों का जो बॉडी मैकेनिज्म या एनवायरनमेंट, जितना चीज आपने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टेस्टेड हमारे बीच का है। और इंडिया कोई छोटा जगह नहीं है, पैन इंडिया में हर तरह के लोग हैं, हर तबके के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं और हर का खान पान अलग अलग है। आप नॉर्थ इंडिया देखिए तो खान पान अलग है, साउथ इंडिया देखिए तो खान पान अलग है, और इस सब पे ऑलरेडी रिसर्च हमारे साइंटिस्ट ने करके ये दिया है। तो इसलिए हमारा जो अपना वैक्सीन है, कोवैक्सीन या कोविशील्ड, दोनों ही बेहतरीन काम कर रहा है। मैं अगर अपने आईजीएमएस के आंकड़े को बताऊं तो हमारे यहाँ 3,500 लोगों को वैक्सीन लिया गया, यानी कि स्वीपर से लेके हमारे डायरेक्टर तक को ये वैक्सीन दी गई। या डॉक्टर एम्स से डॉक्टर आई हैं मैडम, तो डॉक्टर संगम भी जानती हैं कि इनके यहाँ भी सारे लोग को वैक्सीनेटेड हुआ है। बिल्कुल, तो इनके यहाँ कोविशील्ड लगा है, उसको वैक्सीन लगा है, और हमारे यहाँ कोविशील्ड लगा है। दोनों ही जगह जिसको भी हुआ है बहुत माइल्ड सिम्टम्स हुआ। बिल्कुल। तो देखिए ये वैक्सीन तो आपको कितना प्रोटेक्ट करती है, ये बात आप सबको समझने की जरूरत है, क्योंकि जो डॉक्टर्स आप तक सलाह पहुंचा रहे हैं वो डॉक्टर सबसे पहले वैक्सीनेट हुए थे और उन्होंने 28 दिनों के अंतराल पर ही दूसरी वैक्सीन की डोज ली थी। ऐसे में आपको कोई शंका मन में रखने की जरूरत नहीं कि एफिशिएंसी किसकी बेहतर है और हमें पिक एंड चूज करना चाहिए कि ये लें या वो लें या इंतजार करें। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं बेंगलुरु से, मोहम्मद वसीक, आप अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार मैडम। नमस्कार। हमारा सवाल है, जैसे हमने वैक्सीन ले लिया अभी 1 जून को जी, तो इसमें जैसे खान पीने का भी कुछ परहेज करना है, जैसे खट्टा मीठा या ऐसे, अभी आम का सीजन है तो मतलब कुछ खान पीने में परहेज करना है या नहीं? तो जहां तक मैं समझ रही हूं कि वैक्सीन से खान पान का तो कोई संबंध नहीं है, फिर भी मैं डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी आपसे जानना चाहूंगी कि लोग ये भी जानना चाहते हैं कि वैक्सीनेट हो चुके हैं पहली या दूसरी, तो क्या हमें खान पान, लाइफस्टाइल, इन सब चीजों को लेकर कोई गाइडलाइंस है क्या कि ये पालन करना चाहिए, इसे फॉलो करना चाहिए, इसे अवॉइड करें, इसे ना करें या करें? नहीं, मैं बताना चाहता हूं कि वैक्सीन को खाने पीने से कोई लेना देना नहीं है। कई लोग इस कॉन्फ्यूजन में रहते हैं कि हमने वैक्सीन लिया, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। तो वैक्सीन को खान पान से कोई भी लेना देना नहीं है। कुछ लोग वैक्सीन लेने के बाद बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं हमें चक्कर आ रहा है, हमें डिजीनेस हो रही है, और 1 महीने के बाद तक भी बोलते रहते हैं। जैसे अभी तुरंत हमारे पास एक पेशेंट आए थे, तो उसको कोई लेना देना नहीं है। वैक्सीन लेने के बाद जो भी अनटुवर्ड इफेक्ट हुए हैं वो विदिन 24 आवर हुए हैं, डिजीनेस, चक्कर या माइल्ड फीवर होना, इसको कोई भी मेडिसिन या खाना पीना से कोई भी लेना देना नहीं। जैसे डॉक्टर मनीष मंडल ने बोला था, जो आप दवा खा रहे हैं वो रेगुलरली उसका सेवन करते रहिए, ऐसा नहीं कि उस दवा को हम स्किप कर दिए वैक्सीन लेने के लिए। तो आप जो भी रेगुलर रूटीन कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ मैं एक एथलीट भी हूँ, आयरन मैन हूँ, और मैं आज वैक्सीन लिया और नेक्स्ट डे, जो कि डॉक्टर सबसे पहला दिन लिए थे, और नेक्स्ट डे मैं 21 किलोमीटर का हाफ मैराथन दौड़ा। तो आप बिल्कुल एक्टिव रहिए, फिजिकली फिट रहिए, और वैक्सीन को उससे कोई भी लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं कि वैक्सीन लेने के बाद आप बिल्कुल इनर्ट लाइफ स्टाइल, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल कर लीजिए, 1 हफ्ते घर से नहीं निकलिए। उससे क्या होगा कि आपकी रूटीन एक्टिविटी खराब होने से आपकी बीमारी बढ़ सकती है। बिल्कुल। तो कोई भी बीमारी जो है वो सबसे पहले आप
आपके मन मस्तिष्क पर प्रहार करती है, उसे घेरती है और उसके बाद आप वो सारे सिम्टम्स अपने अंदर महसूस करने लगते हैं। आप इस बात से बेफिक्र रहिए कि आपने वैक्सीन लगवाई है और आपको कोई सिम्टम्स जनरेट होना ही होना है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। आप अच्छी खान पान, अपने लाइफस्टाइल को जरूर मेंटेन करें और फिर देखिए सारा कुछ सही चलता है और आप सुरक्षित भी रहते हैं। हमारे साथ एक कॉलर पटना से जुड़ गए हैं, अविनाश। अविनाश, आप अपना सवाल पूछें। अविनाश, सबसे पहले आप अपने टीवी के वॉल्यूम को म्यूट कर दीजिए और उसके बाद आप अपना सवाल पूछिए। अविनाश, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही है। आप अपना सवाल पूछिए। हम 24 अप्रैल को हम निगेटिव हो गए थे जी, और उसके बाद हमको ये जानना है कि कभी बताया जाता है कि 3 सप्ताह के बाद आप ये कोरोना का वैक्सीन ले सकते हैं, कभी बोला जाता है कि 8 सप्ताह बाद लिया जाए, तो ये हमें सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। दूसरी बात ये है कि ये जो एंटीबॉडी होना चाहिए कम से कम कितना होना चाहिए और ज्यादा कितना होना चाहिए? चलिए, तो डॉक्टर मनीष मंडल जरा इनके सवाल का जवाब भी दीजिए और ये कंफ्यूजन भी दूर कर दीजिए कि इन्हें जब भी किसी से जानकारी लेते हैं तो ये कंफ्यूज रहे कि आखिर सही वक्त, ड्यूरेशन क्या होगी जब वैक्सीन की पहली डोज के बाद दूसरी, या फिर अगर आप अफेक्टेड होकर पॉजिटिव से नेगेटिव होने के बाद अब आपको कितना इंतजार करना चाहिए? 4 से 8 सप्ताह मिनिमम होना चाहिए, 12 सप्ताह मैक्सिमम होना चाहिए। तो नई गाइडलाइन यही है कि आप मिनिमम 4 सप्ताह, मैक्सिमम 12 सप्ताह। हम लोग यही एडवाइस करते हैं कि विद इन 8 वीक्स आप ले लें। डॉक्टर साहब, इनका दूसरा सवाल था चिंता नहीं करनी चाहिए, एंटीबॉडी को लेकर के इनका सवाल था कि मिनिमम एंटीबॉडी कितनी होनी चाहिए? अगर हमने वैक्सीन लिया हुआ है, हम जांच कराना चाहें कि हमारे अंदर एंटीबॉडी बनी या नहीं बनी, बनी तो कितनी बनी, उसका मानक क्या है, उसके क्राइटेरिया क्या है? वैक्सीन जब इनका पूरा कंपोजिशन कंप्लीट हो जाएगा, ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगा, तभी कराना है। बीच इन्वेस्टिगेशन मतलब बीच दवा के बीच, मतलब दोनों डोज के बीच में कराने से कोई फायदा नहीं होगा। दोनों डोज लगने के बाद आपको एंटीबॉडी जांच करानी चाहिए। दोनों डोज के हाँ उसके 2 वीक के बाद, कम से कम 2 वीक के बाद टेस्ट कराने चाहिए। सर, उसकी मानक क्या है, कितना होनी चाहिए जिसे हम आइडियल मानते हैं कि आपके अंदर अगर इतनी 4 से ऊपर होना चाहिए? विवा, मैं बोलना चाहूंगा इस पे। डॉक्टर विश्वनाथ कुछ जानकारी दे रहे हैं। हाँ, कि अलग अलग लैब अलग अलग टेस्टिंग वैल्यू करते हैं, जैसे कि पैथ केयर एक लैब है, वो टेस्टिंग करते हैं, उनकी वैल्यू जो है 1 to 20 होता है। और जैसे लाल लैब करते हैं, उनकी वैल्यू 20 to 400 होते हैं। तो अलग अलग लैब अलग अलग पैरामीटर्स देते हैं और हम लोग यही मान के चलते हैं, जैसे कि मैं पैथ केयर का वैल्यू बताता हूँ, मोर देन 1 है तो आपको एंटीबॉडी बन गया है, और बहुत ज्यादा एंटीबॉडी है तो मोर देन 20 है। जैसे लाल लैब टेस्टिंग करते हैं तो इसका ये पैरामीटर देते हैं 20 to 400। अगर 20 से ज्यादा है तो आप पॉजिटिव हो गए, एंटीबॉडी आपको बन गया है, और मोर देन 400 है तो आपको बहुत ही ज्यादा एंटीबॉडी। आइडियल लेवल किसे मानकर चले? जो किसी भी लैब की अगर रिपोर्ट आपके पास है तो आप उसे आइडियल मानते हैं, आपके अंदर एंटीबॉडी सफिशिएंट है, सही है, अच्छी है? सब लैब का अलग अलग पैरामीटर्स होता है। वो जो पैरामीटर्स दिए हैं मिनिमम, उससे ऊपर हुआ तो आपका एंटीबॉडी बन गया है। और यूजुअली ये पाया गया है कि जिसको इन्फेक्शन होता है उसको एंटीबॉडी ज्यादा बनती है एज कंपेयर विथ वैक्सीनेशन। जितने भी लोगों को इन्फेक्शन हुआ है उनकी ज्यादा एंटीबॉडी लेवल बनती है। बिल्कुल, तो देखिए जो लोग अफेक्टेड हो चुके होते हैं उनके अंदर पहले से एंटीबॉडी बनी होती है, उसके बाद वो वैक्सीनेट होते हैं तो उनके अंदर एंटीबॉडी की क्षमता ज्यादा डेवलप होती है, उनके अंदर ज्यादा एंटीबॉडी नजर आती है। तो ऐसे में आपको उससे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, उससे कंपेरिजन की जरूरत नहीं है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ के हैं, अरुण, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल है कि मैंने जब कोरोना पॉजिटिव हुआ उसके बाद 15 दिन के बाद एंटीबॉडी टेस्ट कराया तो मेरा एंटीबॉडी टेस्ट में 13 आया, इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए एंटीबॉडी को लेकर के ही सवाल है, हालांकि डॉक्टर साहब बार बार कह रहे हैं कि बोलना चाहूंगा। बिल्कुल डॉक्टर विश्वनाथ जी, जिस लैब से उन्होंने कराया है उसका रेफरेंस वैल्यू वो बताएंगे। अगर मोर देन 1 है
उसका रेफरेंस वैल्यू मोर देन 1 पॉजिटिव है तो ये सफिशिएंट है उनका बना हुआ। और अगर मोर देन 20 वाला है तो इनकी एंटीबॉडी नहीं बना हुआ, लेकिन इनका 13 देख के लग रहा है अगर ये पॉजिटिव हुए हैं तो उनकी टेस्टिंग वैल्यू का रेफरेंस रेंज मोर देन 1 पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब 13 में वो सफिशिएंट एंटीबॉडी बना हुआ। इस केस में हम लोग बोलते हैं कि एंटीबॉडी अगर ज्यादा बन गया है तो वेट करिए वैक्सीनेशन के लिए 8 से 12 हफ्ता, उसके बाद वैक्सीनेशन कराइए। WHO का न्यू रिकमेंडेशन है। बिल्कुल, तो आप ज़रूर देखें जिस लैब से आपने टेस्ट कराया है उसमें आपको नॉर्म्स दिए जाते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम लेवल क्या होती है, उसके अनुरूप आपको पता भी चल पाता है कि आपके अंदर एंटीबॉडी किस लेवल पर बनी हुई है। हालांकि डॉक्टर साहब लगातार बता रहे हैं कि देखिए जब आप पॉजिटिव होकर नेगेटिव होते हैं तो आपके अंदर एंटीबॉडी बनती है जो स्वाभाविक तरीके से होती है, और उसके बाद इसीलिए पॉजिटिव से नेगेटिव हुए शख्स को इंतजार करने के लिए कहा जाता है कि आप बहुत जल्द वैक्सीनेट होने की आपको ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ मैं डॉक्टर संगम झा से ये समझना चाहूंगी, चूंकि बात जब दूसरे स्ट्रेन की हो रही है जिसमें हमने बहुत सारी कैजुअलिटीज देखी हैं और अब तीसरा वेव भी आने की एक आशंका जाहिर की जा रही है कि हो सकता है कि तीसरा वेव भी आ जाए। ऐसे में ये तीसरा वेव बच्चों को हिट कर सकता है, जो जानकार बता रहे हैं, जो अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए? क्या बच्चों को हम जिस तरीके से कहते हैं कि क्या हम उन्हें मल्टीविटामिन्स देने की शुरुआत कर दें, उनके डाइट में खान पान के साथ साथ क्या कोई इस तरह की चीजों को भी शामिल किया जा सकता है? ये अभी तीसरी लहर में आशंका है कि जो लोग जो पॉपुलेशन अभी तक कम से कम अफेक्टेड हुई है उनमें इम्यूनिटी कम होगा, तो वो लोग अफेक्ट होने के ज़्यादा आशंका है। तो ऐसे में हमारे पास उपाय ये है कि हम या तो उन्हें इम्यूनिटी डेवलप करें, तो इम्यूनिटी खान पान अच्छा दे करके बढ़ा सकते हैं। अभी हमारा वैक्सीन का ट्रायल भी चल रहा है 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए। तो हमारा टारगेट ये है कि जब तक वो लहर आए तब तक जो है हम वैक्सीन का ट्रायल पूरा हो जाए और हम उस उम्र से कम के बच्चों को वैक्सीनेट कर दें। दूसरा, हम खान पान का उनका ऐसे बढ़ाएं ताकि उनका इम्यूनिटी बढ़े, है ना, और खुद शरीर में इतनी ताकत हो कि वो किसी भी इन्फेक्शन से लड़ सके। तीसरा, बच्चों में भी हमें वही सब करना है, मास्क पहनाना, उनको हाथ सैनिटाइज करवाना, जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो उनसे भी फॉलो कराएं। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये होगा कि हम बड़े घर में उस चीज़ को फॉलो करें ताकि हमें देखकर बच्चे उसको फॉलो करें। बिल्कुल, तो देखिए जो गाइडलाइंस बड़ों के लिए है वही बच्चों पर भी उतनी ही एप्लीकेबल होती है, और खुद के खान पान और लाइफ स्टाइल को जरूर ध्यान में रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और खासकर जब बच्चों की बात होती है तो ये और एहतियाती तौर पर ज्यादा करने की जरूरत है। माता पिता को उनके लिए एक रोल मॉडल के तौर पर पहले खुद उन बिहेवियर्स को अपनाना है, उन्हें दिखाना है, और बच्चे उसका स्वतः अनुकरण करते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं वैशाली से, लक्ष्येश्वर, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, हमारा है कि हम 33-34 वर्ष से डायबिटीज के पेशेंट हैं जी, और थायराइड भी है, तो दोनों दवा लेते ही हैं और नियमित। और दूसरा कि हम कोविशील्ड का दोनों डोज ले चुके हैं, और आगे हमें क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या खान पान में खाना है, इसको बताएं। देखिए, खान पान को लेकर डॉक्टर साहब लगातार जानकारी दे रहे हैं कि आप अच्छा खाना खाएं, अपनी दिनचर्या अच्छी रखें, पॉजिटिव रहें, और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल वो आपको हर वक्त ज़रूरी होती है। अभी कोरोना का पीरियड है इसलिए ये करने की ज़रूरत है, और अगर ये स्ट्रेन चला जाता है या इससे हम निकल पाते हैं तो फिर हम उसे फिर से भूल जाएं, ये हमें अपनी दिनचर्या में शामिल रखना है हमेशा के लिए। फिर भी डॉक्टर मनीष मंडल, आप इन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसे कहा जाता है वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। यानी इन्हें हाथ साफ रखनी चाहिए, साबुन से रखें चाहे सैनिटाइजर से रखें, मास्क पहन कर रखें, और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें। चूँकि इनको कोविड का इन्फेक्शन हो चुका है और ये डायबिटीज़ के भी मरीज हैं, अन्य बीमारी भी इनके पास पहले से ही मौजूद है जो ये सफ़र कर रहे हैं, तो इनको एहतियात और ज़्यादा रखना है। अगर ये ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो चांसेस ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस का भी बहुत ज़्यादा होता है।
तो इनके लिए बचाव बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि ये ब्लैक फंगस से बच सके। डॉक्टर साहब, ये क्या हम ये मानकर चलें कि जो लोग पॉजिटिव हुए हैं उन लोगों में ये ब्लैक फंगस की समस्या, या फिर अब चूंकि व्हाइट फंगस और येलो फंगस की भी चर्चाएं सामने हैं, ये कितना ड्यूरेशन होता होगा, किस दरमियान आपको ये हिट कर सकती है, या फिर आपको आजीवन जीवन पर्यंत सावधानी बरतने की जरूरत है, ये कभी भी हो सकता है? दो कैटेगरीज के मरीज आते हैं। पहला कैटेगरी वो होता है जो कोविड पॉजिटिव हो गया, कोविड पॉजिटिव हो गया, कोविड नेगेटिव हो गया। नेगेटिव होने के बाद 15 से 20 दिन के बाद ये मरीज ब्लैक फंगस इन्फेक्शन लेके आ रहे हैं। कैटेगरी 1 ये हुआ। कैटेगरी 2 वो है जो कोविड पॉजिटिव है और कोविड पॉजिटिव के साथ साथ इन्हें कोमॉर्बिडिटीज हैं, जैसे कि डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, थायराइड हो, ट्यूबरक्लोसिस हो, कैंसर हो, किसी न किसी क्रोनिक इलनेस से ये पहले से पीड़ित हैं और इनकी इम्यूनिटी पहले से ही खराब है। तो इनमें एक तो कोविड इन्फेक्शन, उस पर से कोमॉर्बिडिटी, ये दोनों कॉम्बिनेशन के साथ इनका जनरली इन्फेक्शन ऑफ फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस जिसको बोलते हैं, उसका चांस बहुत ज्यादा होता है और बहुत तेजी से इनमें फैलते हुए सीधे ब्रेन इन्वॉल्व कर रहा है। तो ऐसे मरीज जो कोमॉर्बिडिटी के साथ जी रहे हैं और साथ में कोविड पॉजिटिव हुए हैं, उनको बहुत एहतियात रखना है। अगर नेगेटिव भी हुए हैं तो इनको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। बिल्कुल, तो आप देखिए लापरवाही नहीं बरत सकते हैं। और जो कोविड पॉजिटिव हैं, जो कोविड पॉजिटिव हैं जी, उनको भी ये नहीं सोचना है कि वो इससे अछूते हैं। बीमारी रहते हुए भी इनको प्रिकॉशन रखना है। बिल्कुल, तो ये सावधानी जो है वो आपको हमेशा बरकरार रखनी है। सावधानी से बचाव संभव है और ये बचाव आपको किसी भी कॉम्प्लिकेशन वाली स्थिति में जाने से बचाता है। तो ये देखिए, सतर्कता और सावधानी सभी पर बराबर एप्लीकेबल है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, सितांशु। सितांशु, आप अपना सवाल पूछिए। जी डॉक्टर साहब, मम्मी के बारे में पूछना है। पूछिए अपना सवाल। जी, 20 अप्रैल को मेरी मम्मी का एंटीजन टेस्ट हुआ, पॉजिटिव आई थी उसमें जी। तो उसके बाद होम क्वारंटीन में होने के बाद फिर 8 मई को फिर से टेस्ट कराए तो निगेटिव पाया गई। उसके बाद उस दिन हम वैक्सीन भी लगाए इनको, कोविडशील्ड जी। उसके बाद 12 मई को RT-PCR टेस्ट कराया हमने तो पॉजिटिव आ गई। सेकेंड डोज कब लेना है? आपने फर्स्ट डोज निगेटिव आने के तुरंत बाद डलवाया था? फर्स्ट डोज 8 मई को निगेटिव था उस टाइम जो चेक करवाए जी। 12 मई को पॉजिटिव आ गई फिर से RT-PCR टेस्ट में। तो सेकेंड डोज का कब लेना है वैक्सीन? डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, आप इन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, ये पॉजिटिव से नेगेटिव हुई और उसके बाद फिर इन्होंने डोज तुरंत से ले लिया, जबकि एडवाइजेबल ये नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर जब उन्होंने 12 मई को कराया है टेस्ट तो फिर उसमें फिर से पॉजिटिव पाई गई हैं। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप एक बार पॉजिटिव हुए हैं तो वैक्सीन को थोड़ा ज्यादा दिन के बाद लीजिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टेस्ट RT-PCR अगर पॉजिटिव हुए हैं तुरंत ही 1 हफ्ता में निगेटिव कोई भी नहीं होते हैं। ये कई बार लैब में इनएडिक्वेट टेस्टिंग होती है, आपका सैंपल इनएडिक्वेट रहा तो फॉल्स रिपोर्ट होता है। जैसे कि मैंने अभी हम लोग रूटीन टेस्ट करते हैं सभी पेशेंट को ऑपरेशन के पहले, तो हम देखते हैं कि तुरंत ही जिस पेशेंट का कराते हैं निगेटिव आया तो उसका अगले दिन फिर पॉजिटिव आता है। तो ऐसे में आप हड़बड़ा के तुरंत वैक्सीनेशन मत लीजिए। और अगर आप वैक्सीन 1 डोज ले लिए हैं फिर से पॉजिटिव आ गया तो आप वेट करिए। वेट करना है 12 वीक, 8 to 12 वीक। और जब सिम्टम फ्री हो जाए 8 to 12 वीक के बाद फिर सेकेंड डोज का वैक्सीनेशन कराइए। और तब तक आपको होम आइसोलेशन में बिल्कुल अपना रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज करनी है, हेल्दी खाना खाना है। और रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्राणायाम होता है, रेस्पिरोमेट्री होता है, वो इंटेंसिवली सभी पेशेंट को करना है जो भी होम आइसोलेशन में है। और जिसको कोविड हो गया है या नहीं भी हुआ है, जैसे कि आप सुन रहे हैं कि 3rd वेव आने वाला है, तो आप होम आइसोलेशन में एक रेस्पिरोमीटर होता है
जो बहुत ही सस्ता होता है, 300 रुपया में मात्र मिलता है। मैं डेमोन्स्ट्रेट भी करना चाहूंगा। जैसे ये रेस्पिरोमीटर है, मैं आप लोगों को व्यूअर के लिए रखा था, और इसमें 2 टाइप का आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक ब्रीथ इन करके श्वास अंदर खींच के, और एक श्वास ब्लो आउट करके। जैसे आप अगर इसको स्टैंड रखे और श्वास अंदर खींचाएंगे तो ये तीनों बॉल अप जाएगा, और जितना देर चाहे उतना देर इसको होल्ड कर सकते हैं। दूसरा है ब्लो आउट करके, अगर श्वास फूकना है तो इसको रिवर्स कर दीजिए और उसके बाद आप फूक के एक्सरसाइज कर सकते हैं। जस्ट मैं 1 सेकंड का टाइम लूंगा डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। ये ब्रीथ इन किए और इसको होल्ड किए। आप जितना ज्यादा देर होल्ड करेंगे आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और आपको कोविड से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। और नॉर्मल लोगों को, आप अगर हेल्दी हैं तो 20 सेकंड से ज्यादा होना चाहिए। और दूसरी तरह से इसको टेस्ट कर सकते हैं, इसको रिवर्स करके आप फूक कर मारिए बाहर की तरफ। तो फूक मार के आप बॉल को उठाइए और उसको होल्ड करिए। तो ये रेस्पिरोमेट्री एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसको कोविड पॉजिटिव हो गया है, ये इवन हम बोले तो सबसे अच्छा एक्सरसाइज है कोविड से लड़ाई लड़ने की, और यही आपको बचाएगा। डॉक्टर विश्वनाथ, तो हम ये माने कि ये पॉजिटिव मरीजों के लिए ही इफेक्टिव नहीं है, ये साधारणतया लोग अपने घरों में इस एक्सरसाइज को अपने व्यवहार में भी ला सकते हैं, इसे कर सकते हैं, बड़े या बच्चे कोई भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप कंपटीशन की तरह करिए, फैमिली में करिए, कंपटीशन करिए, कौन ज्यादा देर तक होल्ड कर सकता है। आपकी फेफड़ा की कैपेसिटी जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही आप हेल्दी रहेंगे और आप इस बीमारी से लड़ सकते हैं। चलिए, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अशोक वर्धन बेंगलुरु से। अशोक, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि मान लीजिए कोई दोनों डोज लेने के बाद अगर कोई अल्कोहल का सेवन करता है तो उसको कितने दिन के बाद या दूसरे डोज के कितने दिन के बाद सेवन करना चाहिए और कितनी मात्रा में? बिल्कुल, डॉक्टर मनीष मंडल, इस तरह के कई सवाल कॉलर्स की तरफ से पूछे जा रहे हैं कि भाई हमें तो ये कहा जाता है कि अल्कोहल का सेवन ना करें आप अगर वैक्सीनेट हो रहे हैं। तो अगर हम वैक्सीनेट हो चुके हैं, दोनों डोज हमने ले ली, तो क्या हम अब सेवन कर सकते हैं? कितने दिनों बाद करें, कितनी मात्रा में करें, क्या जानकारी देंगे? अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं आई है कि ड्यूरेशन क्या होगा एब्स्टिनेंस का, ना कोई रिसर्च इस पे हुआ है। रिसर्च तो बचाव पे है, ना कि अल्कोहल पे भी है। जैसे जैसे रिसर्चेस का रिपोर्ट्स आएगा तभी इसका कोई जवाब दे पाएगा। लेकिन ऐसे डॉक्टर साहब हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी अल्कोहल लेना स्वास्थ्य के लिए किसी भी तरीके से सही नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अगर कोई ले रहा हो, उसको लेकर बहुत एडिक्टेड हो, ड्यूरेशन में चूंकि पहले और दूसरे वैक्सीन के लिए उसने इंतजार किया हो कि चलिए हम नहीं लेंगे, अगर इसके बीच नहीं लिया जाना है, एडवाइजेबल है, तो अब अगर हम लेना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? वैक्सीन का जो प्रोटोकॉल है उसमें तो एब्स्टिनेंस कहा गया है, रिटर्न प्रोटोकॉल है जी, लेकिन कितने दिन तक एब्स्टिनेंस है ये कहीं भी तक रिपोर्टेड नहीं। तो बिल्कुल, तो देखिए मैं बोलना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं। अगर कोई क्रोनिक अल्कोहलिक है रेगुलरली, वैसे तो ये लेना बहुत ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और अगर हम बोले तो सिरोटिक लीवर डिजीज इससे होता है, और अगर लीवर खराब है तो उस पेशेंट को अगर कोविड हुआ तो बहुत ही खतरनाक होगा। तो अगर क्रोनिक कोई अल्कोहलिक ले रहे हैं तो कोशिश करिए कि उसको धीरे धीरे करके स्टॉप करिए। और वैक्सीन वगैरह अगर ले रहे हैं तो उस समय आप अपना मॉडरेट डोज कम से कम कर दीजिए, 30 ml 40 ml, उससे ज्यादा लेने की कोशिश मत करिए। और आप कोशिश करिए कि उसी 30 to 40 ml पे लाइफ लॉन्ग एग्जिस्ट करिए, उससे ज्यादा मत बढ़ाइए। अगर मॉडरेट अल्कोहल लेंगे, मिनिमम टू मॉडरेट, तो आपको हो सकता है कि ये एल्डरली एज में थोड़ा प्रोटेक्ट भी करता है। बट अगर आप जैसे ही इंटॉक्सिकेट होते हैं और अल्कोहल का अमाउंट बढ़ाते हैं तो लीवर डैमेज करेगा, और डैमेज के बाद आपको कोविड का डिजीज अगर होता है तो आपको फाइट करने में बहुत ही दिक्कत आएगी। जितने भी सिरोटिक लीवर डिजीज का पेशेंट था हमारे पास, क्रोनिक अल्कोहलिक वाला, जो कोविड से इन्वॉल्व हुए, उसको हम नहीं बचा पाए, बहुत सारे पेशेंट लॉस हुए।
बिल्कुल, तो देखिए सावधानी आपको बहुत बरतने की ज़रूरत है। सेवन का जहाँ तक सवाल है तो डॉक्टर साहब जानकारी देते हुए कि देखिए इसे लेकर कोई रिसर्च सामने नहीं है, लेकिन आप इसे लेकर धीरे धीरे इस एडिक्शन को कम ज़रूर करें, इसका सेवन कम से कम करें, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं नुकसान ही पहुँचाता है। और वैक्सीन के साथ इसे लेकर के सीधे तौर पर कोई रिसर्च सामने नहीं आई है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, ब्रजेश कुमार। तो मैं चाहूँगी बेगूसराय से ब्रजेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप अपना सवाल पूछिए। जी मैम, हम बोल रहे थे जैसे कि हम 8 मई को पॉजिटिव आए थे कोरोना से जी, लगभग 1 महीना होने वाला है, और तब से लेके अभी तक जो है ना मेरा लेटरिन 2-3 बार होता है, वो भी बिल्कुल नॉर्मल होता है। 3-4 बार हो जाता है, हर दिन में नॉर्मल होता है, बट पेट में वो ऐसे होते रहता है हमेशा कि ऐसा लगता है कि लेटरिन होगा इस तरह से। डॉक्टर मनीष मंडल, इन्हें इस तरह की शिकायत है, क्या सजेस्ट करेंगे आप इन्हें? इरेगुलर बावल पहले रहा होगा इनको, वो माइल्ड फॉर्म में रहा होगा, अभी थोड़ा इम्यूनिटी हैम्पर होने से ये रेगुलेट नहीं हो पाया है। तो इन्हें मैं सजेस्ट करूंगा कि ये प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का सेवन करें, और खान पान में जो है वो कद्दू, नेनुआ, पत्ता गोभी टाइप का चीज़ जो हाई फाइबर डाइट होता है जी, वो दे, ताकि बल्क इनका स्टूल बन सके। और सबसे ज़रूरी है कि इनको खान पान पे विशेष ध्यान देना है। बिल्कुल, तो आप उससे भी नहीं हो ठीक तो जो नियरेस्ट इनका हेल्थ सेंटर है वहां जाके दिखाना चाहिए। बिल्कुल, तो आप अपने खान पान का ज़रूर विशेष तौर पर ध्यान दें, हाइजीन को तब भी मेंटेन करना है और अब भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनीष मंडल, डॉक्टर संगम झा और डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, आपने अपना बहुमूल्य वक्त निकाला, हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े लोगों तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई। आप सभी के लिए बहुत कारगर साबित हुआ होगा ये तमाम जानकारी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आपके लिए इस वक्त भी और अब से लेकर आने वाले हर वक्त में ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अप्रोच को पॉजिटिव बनाकर रखें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, साफ सफाई और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए मास्क का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है।